तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर लिस्ट के अंदर हम लोग इंसर्शन कैसे कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट के ऊपर हम लोग सर्चिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पढ़ा था और उनके प्रोग्राम्स भी देखे थे। आज की क्लास में हम लोग ये देख रहे हैं कि लिस्ट के अंदर हम इंसर्शन किन किन तरीकों से कर सकते हैं। अब जो हमारी लिस्ट है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो हमारी लिस्ट के अंदर जो आइटम्स पड़े हुए हैं वो सॉर्टेड ना हो, है ना, वो रैंडम ऑर्डर में पड़े हुए हैं आइटम्स हैं, या फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो ये हो सकता है हमारे पास कि हमारी लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो सॉर्टेड हैं, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे अभी सबसे पहले इसमें जो डिस्कस किया गया है कि अगर अनसॉर्टेड हमारा लिस्ट है तो उसके अंदर हम लोग कैसे इंसर्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली बड़ा इजी है कि अगर मेरी लिस्ट अनसॉर्टेड है, मतलब रैंडम ऑर्डर में मेरे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो मैं नया आइटम जो है, जो भी नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ वो लिस्ट के एंड में मैं इंसर्ट कर दूंगा, लिस्ट के लास्ट में, सबसे लास्ट में उसको लगा दूंगा और इंसर्शन हो जाएगा। अब दिक्कत सेकंड ऑप्शन में आएगी कि अगर मेरी लिस्ट सॉर्टेड है तो अगर मुझे कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मुझे सबसे पहले उसकी पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी कि किस पोजीशन पे मैं उसको इंसर्ट करूंगा। राइट, मान लो मेरे पास कुछ आइटम्स हैं जो जिसमें 1 से 1000 तक की गिनती है, मान लो, ठीक है, और वो सॉर्टेड हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये 1000 तक है मेरे पास काउंटिंग असेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे इसमें 10 इंसर्ट करना है, 10। ठीक है, अब 10 जो है वो, मान लो 10 पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है, डुप्लीकेट इंसर्ट हो जाएंगे कि पहले एक 10 आ जाएगा, उससे अगली पोजीशन में दूसरा 10 आ जाएगा। लेकिन जो 11 होगा वो 10 के पीछे ही आएगा, 12 भी 10 के पीछे ही आएगा। तो 10 से पीछे के जितने एलिमेंट्स हैं 11 से लेके 1000 तक के, क्योंकि हमारी लिस्ट में मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 1 से लेके 1000 तक एलिमेंट्स हैं। अब मुझे उसमें 10 इंसर्ट करना है तो 11 से लेके 1000 तक जो एलिमेंट्स हैं वो मुझे एक एक पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। मैं जब 10 के लिए बीच में स्पेस खाली करूंगा तभी तो मैं उस पोजीशन पे 10 इंसर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टली 10 इंसर्ट कर दिया तो या तो मुझे वो जो एलिमेंट है 10 के पीछे वाला 11 या 10 से पहले वाला 9, दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा तभी मैं इंसर्ट कर पाऊंगा। वरना मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर सारे एलिमेंट्स मुझे रखने हैं तो मुझे 10 के पीछे के जितने एलिमेंट्स हैं 11 12 13 अप टू 1000, इन सबको एक एक पोजीशन पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट जो 11 है वो 12th की पोजीशन पे आ जाएगा, 12 जो है वो 13 की पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसे एक एक करके पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, सो दैट जो 10 के बाद वाला स्पेस है वो खाली हो जाएगा, तो वहां पे मैं दूसरा 10 इंसर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं लिस्ट के अंदर इंसर्शन करने के। ठीक है, तो पहला तरीका तो बड़ा इजी है, लास्ट में इंसर्ट कर देंगे। अब दिक्कत आती है दूसरे तरीके में, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स पीछे शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो पाइथन में ये दिक्कत भी नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक बार देख लेते हैं कि आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 10 से लेके 70 तक 7 एलिमेंट्स हैं, 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, अब इसमें मेरे पास मुझे 45 इंसर्ट करना है। अब क्योंकि ये सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मुझे 45 इंसर्ट करने के लिए मुझे 50 से पहले इंसर्ट होगा, है ना, 40 के बाद और 50 से पहले, 40 और 50 के बीच में इंसर्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन 50 60 और 70 को एक एक पोजीशन पीछे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे सेकंड वाला जो कॉलम बनाया हुआ है उसके अंदर दिखाया गया है कि 50 60 70 को एक एक जो पोजीशन है वो पीछे शिफ्ट कर दिया और वो बीच वाली पोजीशन खाली हो गई मेरी। ठीक है, और उस बीच वाली पोजीशन में फिर मैंने फाइनली 45 इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्शन करने के बाद मेरी लिस्ट अभी भी सॉर्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंसर्शन करते हैं जनरली। लेकिन क्योंकि हम लोग पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन जो है वो हमें हर चीज़ का शॉर्ट मेथड देती है, ये सारे काम करने के शॉर्ट तरीके हमें देती है। अगर यही काम मुझे सी प्लस प्लस में करना होता दूसरी लैंग्वेजेस में, तो मुझे ये सारा काम करना पड़ता कि मुझे सारे एलिमेंट्स को पहले पीछे शिफ्ट करता और फिर मैं उसमें
अपना नया एलिमेंट इंसर्ट करता। लेकिन पाइथन में हमारे पास पहले से बने हुए मॉड्यूल्स हैं, हम उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से ही एक मॉड्यूल है जिसका नाम है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट एक मॉड्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन पड़े हुए हैं। आपको याद हो कि मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इट्स अ काइंड ऑफ पैकेज। एक पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन पड़े हुए हैं। अब फंक्शन आपको पता ही है क्या होते हैं, कि कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए हर काम का एक फंक्शन होता है। जैसे अगर मुझे जो फंक्शंस भी दो टाइप के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड होता है, एक सिस्टम डिफाइंड होता है। यूजर डिफाइंड वो होते हैं जो आप बनाते हो, सिस्टम डिफाइंड वो होते हैं जो पहले से बने हुए हैं, आप डायरेक्टली उनको यूज करते हो। जैसे आप पाइथन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करते हो, तो प्रिंट करने के लिए मेरे पास प्रिंट नाम का फंक्शन है। मैं लिखता हूँ प्रिंट और ब्रैकेट में जो भी चीज़ प्रिंट करनी है। तो प्रिंट क्या है? एक फंक्शन है, और वो क्या है? सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, कि वो पहले से सिस्टम में डिफाइंड है, हम डायरेक्टली उसको यूज करते हैं। तो ऐसे ही बाइसेक्ट जो है वो एक पैकेज है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन पड़े हुए हैं। उसमें से ही एक फंक्शन है जिसका नाम है insort, INSORT, insort। तो insort फंक्शन जो है वो क्या करता है कि आपकी जो लिस्ट है जो पहले से सॉर्टेड है, अगर आपको उसके अंदर एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो insort आपके लिए उस एलिमेंट को उसकी एक्चुअल पोजीशन पे इंसर्ट करके दे देगा। ठीक है, आपको ये जो शिफ्टिंग है, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि बीच में इंसर्ट करने के लिए हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है, तो ये शिफ्टिंग ये खुद करेगा, आपको अब मैनुअली करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें इसको हम लिखते कैसे हैं? तो जैसे कि आप सबको पता है कि किसी मॉड्यूल का फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले मैं उस मॉड्यूल का नाम लिखता हूं। तो मॉड्यूल है मेरा बाइसेक्ट, तो मैं लिखूंगा बाइसेक्ट डॉट इंसॉर्ट, क्योंकि इंसॉर्ट फंक्शन बाइसेक्ट मॉड्यूल के अंदर है। तो इंसॉर्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा बाइसेक्ट डॉट, फिर फंक्शन का नाम जो कि है इंसॉर्ट। अब ब्रैकेट में मुझे यहां पे दो इनपुट्स देने हैं। पहला इनपुट है लिस्ट, वो लिस्ट जिसके अंदर हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, और न्यू आइटम वो आइटम है जो मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो लिस्ट वो है जहां पे इंसर्ट करना है, और न्यू आइटम वो है जिसको इंसर्ट करना है। राइट, तो लिस्ट के अंदर मान लो 1000 एलिमेंट्स हैं, और न्यू आइटम जो है वो 5वीं पोजीशन पे इंसर्ट होना है असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो इंसॉर्ट फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके लिए बाकी एलिमेंट्स को पीछे शिफ्ट कर देगा, और जो नया आइटम है उसकी पोजीशन पे उसको इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है हमारा इंसॉर्ट फंक्शन का, कि आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन आपके लिए करके देगा। इसके अलावा बाइसेक्ट मॉड्यूल में एक फंक्शन और होता है जिसका नाम है बाइसेक्ट। सेम नाम है, जो पैकेज का नाम है वही फंक्शन का नाम है। अब बाइसेक्ट आपके लिए क्या करता है? आपको अगर कोई नया एलिमेंट किसी लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है, तो बाइसेक्ट फंक्शन आपके लिए उसकी लोकेशन निकाल के दे देगा, उसकी पोजीशन निकाल के दे देगा कि किस पोजीशन पे ये इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी लिस्ट में मान लो 1000 एलिमेंट्स हैं, उसमें से आपको मान लो 50 इंसर्ट करना है। उन 1000 एलिमेंट्स में आपको 50 बीच में कहीं इंसर्ट करना है। ठीक है, अब आपको नहीं पता है कि उसकी पोजीशन क्या है, ऑब्वियसली कि किस पोजीशन पे वो इंसर्ट होगा। तो आपको मान लो सिर्फ उसकी पोजीशन पता करनी है कि किस पोजीशन पे ये इंसर्ट हुआ है। अगर मैं ऊपर वाला फंक्शन जो था मेरा इंसर्ट, वो 50 को इंसर्ट कर देगा उसकी पोजीशन पे, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि किस पोजीशन पे मैंने इंसर्ट किया है। वो आपको इंसर्ट करके फाइनल लिस्ट दे देगा। लेकिन आपको अगर ये जानना है कि किस पोजीशन पे वो इंसर्ट हुआ है, तो उसके लिए बाइसेक्ट फंक्शन है। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले पैकेज का नाम जो कि है बाइसेक्ट डॉट, फिर फंक्शन का नाम वो भी बाइसेक्ट ही है, तो मैं लिखूंगा बाइसेक्ट डॉट बाइसेक्ट। ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं सबसे पहले लिस्ट जिसके अंदर इंसर्ट होना है, कॉमा एलिमेंट जो नया एलिमेंट इंसर्ट में करने वाला हूं। तो इस तरीके से नया एलिमेंट जो इंसर्ट हो रहा है उसकी पोजीशन मुझे मिल जाएगी कि वो किस पोजीशन पे इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा इसके अंदर लिमिटेशन है बाइसेक्ट जो मॉड्यूल है उसकी, कि ये सिर्फ है ना असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर ये वर्क कर सकता है। मतलब आपकी लिस्ट अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तभी ये अच्छे से काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। इन केस आपकी लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले मुझे लिस्ट को रिवर्स करना पड़ेगा।
तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। उसके बाद मैं ये फंक्शंस यूज़ कर लूँगा, इंसॉर्ट वगैरह या बाइसेक्ट, तो नया एलिमेंट मेरा इंसर्ट हो जाएगा और मैं वापस से लिस्ट को रिवर्स कर दूंगा तो मेरी वापस से लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट है तो ये डायरेक्टली फंक्शन वर्क कर सकते हैं। अगर आपकी लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले मैं रिवर्स फंक्शन यूज़ करूंगा, उससे मेरी जो डिसेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, बढ़ते हुए क्रम में आ जाएगी। इसके बाद मैं नया एलिमेंट इंसर्ट करूंगा इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से। उसके बाद वापस से मैं रिवर्स फंक्शन लगाऊंगा तो मेरी जो लिस्ट है वापस से असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी और मुझे फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है जो आपको याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया गया है कि मैं बाइसेक्ट फंक्शन जो है जो मेरा इंसॉर्ट फंक्शन है, बाइसेक्ट फंक्शन है, उनको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए मुझे सबसे पहले बाइसेक्ट जो मॉड्यूल है वो अपने फंक्शन में इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पैकेज है पूरा। तो जब तक ये मेरे प्रोग्राम में नहीं आएगा तब तक मैं इनको यूज़ नहीं कर पाऊंगा, इसके फंक्शंस को। ठीक है, अगर मुझे इंसॉर्ट को यूज़ करना है और बाइसेक्ट फंक्शन को यूज़ करना है तो उनके लिए मुझे अपने प्रोग्राम में बाइसेक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे मैथ्स के फंक्शन को यूज़ करने हैं तो मुझे मैथ्स मॉड्यूल को अपने पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता था, जैसे स्क्वायर रूट हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सीलिंग फंक्शन हुआ, फ्लोर फंक्शन हुआ, ये सब यूज़ करने के लिए मुझे मैथ मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता था। तो ऐसे ही मैं लिखूंगा इंपोर्ट स्पेस बाइसेक्ट। इससे क्या होगा, बाइसेक्ट मॉड्यूल अब मेरे प्रोग्राम के साथ अटैच हो गया है और अब मैं इसके सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट है आपके पास, मार्क्स नाम है जिसका, उसमें 10 से लेके 80 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स लगे हुए हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, राइट। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट है कि ये जो लिस्ट है इसको प्रिंट कर लिया हमने एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है आइटम इक्वल टू इंट ब्रैकेट में इनपुट एंटर आइटम टू इंसर्ट। इसका मतलब यह है कि जो आप नया आइटम इंसर्ट करना चाहते हो इस लिस्ट के अंदर, वो आप यूजर से इनपुट लोगे और वो स्टोर हो जाएगा आइटम के अंदर। ठीक है, आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैंने पोजीशन पता लगाई कि वो किस पोजीशन पे इंसर्ट होने वाला है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा बाइसेक्ट फंक्शन। तो मैंने लिखा बाइसेक्ट डॉट बाइसेक्ट, ब्रैकेट में दो इनपुट जाते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले लिस्ट का नाम जो है मार्क्स, कॉमा वो नया एलिमेंट जो आप इंसर्ट करना चाहते हो वो किसके अंदर है, आइटम के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। तो इससे जो पोजीशन कैलकुलेट होके आएगी वो स्टोर हो जाएगी पीओएस में, पोस में। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला जो कोड है उसमें क्या किया गया है, मैंने जो नया आइटम मैं यूजर से लिया था इंसर्ट करने के लिए उसको मैंने मार्क्स नाम की जो लिस्ट है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया यूजिंग इंसॉर्ट फंक्शन। तो मैंने लिखा बाइसेक्ट डॉट इंसॉर्ट और ब्रैकेट के अंदर वापस से दो इनपुट दिए, सबसे पहले लिस्ट का नाम, उसके बाद वो नया आइटम जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूं। तो इससे क्या हुआ, मेरा नया एलिमेंट जो है जो भी यूजर देगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मार्क्स वाली जो लिस्ट है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने दोनों को प्रिंट कर दिया, मैंने जो नया एलिमेंट इंसर्ट हुआ है उसकी पोजीशन को भी प्रिंट कर दिया और उसके इंसर्ट होने के बाद जो अपडेटेड लिस्ट आई उसको भी मैंने फाइनली प्रिंट कर दिया। तो ये बड़ा इजी सा प्रोग्राम है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि बाइसेक्ट मॉड्यूल जो है ये सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही वर्क करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले रिवर्स करेंगे, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर वापस से उसको रिवर्स कर देंगे तो वापस से वो डिसेंडिंग में आ जाएगा। तो मैंने अभी जो डिस्कस किया था आप लोगों के साथ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मेरा, हमने इंसर्ट कर लिया। अब अगर आपको डिलीशन करना है लिस्ट के अंदर तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो डिलीशन के लिए देखो दो अप्रोचेस हो सकती है हमारे पास, कि जो हमारी अभी तक से चलती हुई आई जो अप्रोच है वो क्या होता है कि लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट मुझे डिलीट करना है उसको मैं सबसे पहले सर्च करूंगा कि जो एलिमेंट मैं डिलीट करना चाहता हूं वो किस पोजीशन पे मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सर्च करूंगा कि वो एलिमेंट कहाँ पे है लिस्ट के अंदर। अब सर्चिंग के लिए मेरे पास दो एल्गोरिथम्स हैं, दो हमने प्रोग्राम्स पढ़े थे, एक था लीनियर सर्च, एक था बाइनरी सर्च।
तो क्योंकि बाइनरी सर्च हमारा ज़्यादा एफिशिएंट है, तो हम लोग बाइनरी सर्च यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोग्राम। तो बाइनरी सर्च हमें ये बता देगा कि हमारा जो एलिमेंट हम डिलीट करना चाहते हैं वो हमारी जो लिस्ट है उसमें किस पोजीशन पे है, वो हमें सर्च करके दे देगी बाइनरी सर्च। उसके बाद हम उस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, ठीक है, और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको एक एक ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारी पूरी लिस्ट वापस से बच जाएगी। जैसे मान लो मेरे 10 एलिमेंट्स हैं, उसमें से मुझे मान लो 50 डिलीट करना है, बीच में कहीं 50 होगा 10 एलिमेंट्स में से। अब बाइनरी सर्च मुझे ये सर्च करके देगी कि 50 उन 10 एलिमेंट्स में से किस पोजीशन पे है। तो मान लो उसने दे दिया कि 50 जो है मेरा वो 4th पोजीशन पे है, ठीक है। तो हमने 4th पोजीशन वाला एलिमेंट डिलीट कर दिया। अब 4th पोजीशन वाला जब एलिमेंट डिलीट हो गया तो बीच में एक खाली स्पेस बच गया। तो अब मुझे क्या करना है कि 4th जो एलिमेंट है उसके पीछे के जितने एलिमेंट्स हैं उनको मैं एक एक आगे शिफ्ट करूंगा, तब मैं वो जो स्पेस बना है, जो खाली गैप बना है, उसको मैं भर पाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं सर्च करूंगा, फिर उस एलिमेंट को डिलीट करूंगा, और फिर बाकी जो पीछे के बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको एक एक आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरी जो डिलीशन है वो परफॉर्म हो जाएगी। ये मेरा वो मेथड है जो हम आज तक यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि पाइथन के अंदर हर चीज़ के इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, आप डायरेक्टली उनको यूज़ कर सकते हो। तो लिस्ट में से एलिमेंट्स रिमूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शंस हैं, 3 फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो रेड में आपको दिख रहे हैं, या तो रिमूव, या डेल जिसका डिलीट होता है, या पॉप, ठीक है। पॉप आपको पता है कि स्टैक में से एलिमेंट्स निकालना, उसको पॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ये तरीके से हम लोग डिलीशन कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है। तो इसमें जो ऊपर का, जो सबसे ऊपर आपको फंक्शन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है डेफ बी सर्च, ये पूरा फंक्शन बाइनरी सर्च का है। ये एग्जैक्टली सेम है जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि बाइनरी सर्च कैसे कैसे परफॉर्म होती है, कैसे कैसे वर्क करती है, ठीक है। इसमें सिर्फ समझने का क्या है कि अगर आपकी सर्च सक्सेस हो गई, मतलब जो आप एलिमेंट ढूंढना चाह रहे हो, अगर वो आपको एलिमेंट मिल गया लिस्ट के अंदर, तो आपको उसकी पोजीशन मिल जाएगी, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर वो एलिमेंट नहीं मिला आपको, तो आपको रिटर्न हो जाएगा -1, ठीक है। आपको इस फंक्शन के नीचे सबसे लास्ट वाली जो लाइन है इस फंक्शन की, बी सर्च की, उसमें लिखा है रिटर्न -1। उसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हो, अगर आपको वो नहीं मिला लिस्ट के अंदर, तो आपको रिटर्न हो जाएगा -1। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है, बस ये देखना है इसके अंदर। अब क्या है कि हमने एक लिस्ट ली है जिसका नाम मार्क्स है, अगेन जिसके अंदर 10 से लेकर 60 तक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमने ये सेम लिस्ट प्रिंट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर y स्टोर कर लिया, और हमने फिर एक while लूप चलाया कि जब तक ANS के अंदर y है तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसका फायदा ये है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको लूप रन करना ही है, ये उसके लिए है कि अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट डिलीट करना है। मान लो आपने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, फिर आपने यूजर से पूछा कि आपको क्या अगला एलिमेंट डिलीट करना है, कोई और एलिमेंट डिलीट करना है। उसने मान लो y प्रेस किया कि यस, ठीक है। तो वो उसके लिए है कि जब तक ANS में y यूजर इंसर्ट इनपुट देता रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। और लूप के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है, यूजर से वो एलिमेंट इनपुट में लिया है जो उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो जो भी उसको डिलीट करना है वो इनपुट में देगा, और वो स्टोर हो जाएगा आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर। इसके बाद मैं बाइनरी सर्च को कॉल करूंगा। तो बाइनरी सर्च में बी सर्च जिसका नाम है, उसमें मैं 2 इनपुट्स दूंगा, लिस्ट और वो आइटम जो मुझे डिलीट करना है। बाइनरी सर्च क्या करेगी, उस आइटम की जो लोकेशन है, वो जो पोजीशन है, वो एज ए आउटपुट दे देगी, और वो स्टोर हो जाएगी POS के अंदर, POS वेरिएबल के अंदर उस एलिमेंट की पोजीशन स्टोर हो जाएगी जो हमें डिलीट करना है। तो अगर पोजीशन -1 है, इट मीन्स कि जो एलिमेंट मैं डिलीट करना चाहता हूं वो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर पोजीशन के अंदर -1 नहीं है, -1 के अलावा कुछ भी है, इट मीन्स कि जो एलिमेंट मैं डिलीट करना चाहता हूं वो लिस्ट के अंदर है, और उसकी पोजीशन जो है वो POS के अंदर है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, फिर चेक किया इफ POS नॉट इक्वल टू -1,
तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पीओएस के अंदर -1 तभी आएगा जब जो एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हो वो लिस्ट के अंदर नहीं है। तो जब वो चेक कर रहा है कि पीओएस नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब कि अगर पीओएस के अंदर -1 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पीओएस के अंदर कोई पोजीशन है। ठीक है, कोई पोजीशन का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हो वो लिस्ट के अंदर है। तो हमने DEL फंक्शन, DEL जो है वो हमने यूज किया, जिसका नाम होता है डिलीट। DEL स्पेस, सबसे पहले मैं लिखूंगा लिस्ट, लिस्ट का नाम जो है मार्क्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो पोजीशन जो मुझे डिलीट करनी है। ठीक है, क्योंकि पोजीशन मुझे बाइनरी सर्च ने दी थी कि वो एलिमेंट कहाँ पे किस पोजीशन पे है जो हमें डिलीट करना है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया POS। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लिस्ट है जिसका नाम मार्क्स है उसके अंदर से वो पोजीशन से एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली आप वो लिस्ट प्रिंट कर दोगे आफ्टर डिलीशन। तो अगर आपको 50 डिलीट करना था तो DEL जो है वो 50 को डिलीट कर देगा और जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आपको अब कुछ नहीं करना, ना आपको उन एलिमेंट्स को डिलीट करने के बाद आगे शिफ्ट करना है, कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए पाइथन करके दे देगी। जो मैंने आपको समझाया था कि पहले मैं सर्च करूंगा, फिर डिलीट करूंगा, फिर बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को एक एक शिफ्ट करूंगा, ये सारा हम लोग काम पहले जो है वो करते थे। अगर मैं C यूज कर रहा हूँ, C++ यूज कर रहा हूँ, तो उनके अंदर ये सारा काम होता था। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली सारा ये काम करके दे देंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर हो जाएगा रन। एल्स में वो तब रन होगा, एल्स वाला पार्ट, जब पीओएस के अंदर -1 आएगा। मतलब जो आप सर्च करना चाहते थे वो नहीं मिला आपको एलिमेंट, तो -1 आएगा, तो आपका एल्स वाला पार्ट रन होगा, फिर इफ रन नहीं होगा। अगर पीओएस के अंदर -1 है तो आप बोल दोगे कि सॉरी, जो आइटम आप डिलीट करना चाहते हो वो लिस्ट के अंदर नहीं है, और आप वापस से उसको पूछोगे। फिर उसने वापस से वाइल लूप की जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें वापस से यूजर से पूछा गया है कि क्या आप कोई और एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो, तो उसने अगर आंसर y दिया तो ये ऊपर जाएगा, मैच करेगा ANS इक्वल टू y। अगर y होगा तो ये वाइल लूप वापस से रन होगा, नया एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश करेगा। अगर y के अलावा कुछ भी इनपुट दिया होगा यूजर ने, तो इसका मतलब ये है कि वो और एलिमेंट डिलीट नहीं करना चाहता, तो ऊपर जाएगा जब, तो ANS y के इक्वल नहीं मिलेगा तो वाइल लूप से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है ये वर्क करेगा। तो बड़ा इजी है, इसको समझना ही बड़ा इजी है, इसको यूज करना ही बड़ा इजी है। तो ये तो हमने डिस्कस किया था, पिछले वाला जो था वो थोड़ा लॉन्ग मेथड था। अब हमारे पास इसी का सबसे शॉर्ट मेथड क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या क्या किया कि एक लिस्ट ले ली, 10 से लेके 70 तक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, और उसको मैंने आइटम्स नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने उस लिस्ट को प्रिंट कर दिया। ओके, फिर अगेन ANS के अंदर मैंने y लिया और वाइल लूप चलाया। इसका मतलब क्या है कि यूजर से मैं पूछता रहूंगा, अगर वो y प्रेस करता रहेगा तो ये मल्टीपल एलिमेंट्स डिलीट करती रहेगी। ठीक है, एक एलिमेंट डिलीट होगा, फिर वो वापस से पूछेगा यूजर से कि नया एलिमेंट डिलीट करना है। अगर उसने y इंसर्ट किया तो नया एलिमेंट हो जाएगा डिलीट, y इनपुट नहीं दिया, y के अलावा कुछ भी दिया तो वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है वाइल लूप का, आपको समझ में आ गया होगा। अब वाइल लूप के अंदर क्या हो रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यूजर से एक आइटम इनपुट में लिया जो वो डिलीट करना चाहता है, और उसको स्टोर कर लिया आइटम के अंदर। ठीक है, अब ध्यान देने की यहाँ दो चीजें हैं। आइटम्स जो है वो हमारी लिस्ट है, और आइटम वो है जिसको मुझे लिस्ट के अंदर से डिलीट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर दो नई स्टेटमेंट आपको दिख रही है जिसका नाम है ट्राई और एक्सेप्ट, जिसके इसके बारे में हम लोग इस जो हमारा ये प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो वरना कंफ्यूज होगे, आप इनको अभी इग्नोर करो। ठीक है, अब क्या है लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो आइटम मुझे डिलीट करना है, अब मैं डायरेक्ट उसकी पोजीशन निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर काम के लिए इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो पहले मुझे आइटम को सर्च करने के लिए उसकी पोजीशन मुझे बाइनरी सर्च अप्लाई करनी पड़ रही थी, वहीं मेरा सेम काम एक लाइन के अंदर हो रहा है। मैं सिर्फ डायरेक्ट फंक्शंस जो हैं उसको यूज करूंगा, तो वो है मेरा इंडेक्स। तो मैंने लिखा आइटम्स, आइटम्स क्या है मेरा, आइटम्स है मेरी लिस्ट।
लिखा है डॉट इंडेक्स और ब्रैकेट के अंदर आइटम, तो जो भी आइटम मैं ब्रैकेट के अंदर दूंगा उस आइटम का इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। मान लो मुझे 50 करना है डिलीट, तो आइटम के अंदर 50 होगा, तो 50 किस पोजीशन पे है लिस्ट के अंदर वो निकल के आ जाएगी वो पोजीशन, और वो स्टोर हो जाएगी पीओएस के अंदर। ठीक है, और फिर मैंने पॉप फंक्शन यूज किया है, मैंने लिखा है आइटम्स, आइटम्स क्या है मेरा लिस्ट है, डॉट पॉप और ब्रैकेट में वो पोजीशन, तो जो भी पोजीशन मैं दूंगा वहां से वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो जो काम हम इतना लंबा कर रहे थे पिछले वाले प्रोग्राम में, वो हमारा 2 लाइन के अंदर हो गया। और फाइनली मैंने लिस्ट को, जो अपडेटेड लिस्ट है, एक एलिमेंट डिलीट होने के बाद उसको प्रिंट कर दिया, राइट। और फिर मैंने वापस से पूछा यूजर से कि भाई आपको नया एलिमेंट डिलीट करना है, यस या नो। वाई प्रेस करेगा तो वापस से वाइल लूप चलेगा, वाई के अलावा कुछ भी प्रेस करेगा तो वाइल लूप आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्राई और एक्सेप्ट की। ये दोनों चीजें यूज होती हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग में, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अब बात करते हैं कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं। एक्सेप्शंस देखो, एक तो होता है एरर। एरर तो वो चीज होती है जो आप जब भी प्रोग्राम रन करोगे वो हमेशा आएगी। ठीक है, मान लो आपको लिखना था a इक्वल टू 50, कि आप a के अंदर 50 इंसर्ट करना चाहते थे, लेकिन आपने लिखा 50 इक्वल टू a, 50 इक्वल टू a। ये क्या है, ये एक एरर है। क्यों? क्योंकि 50 हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं हो सकता। 50 तो 50 है, अगर मैं 50 को किसी के अंदर स्टोर कर सकता हूं, लेकिन 50 के अंदर कुछ स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है, एरर है। अगर आपने प्रोग्राम में ऐसा लिखा है 50 इक्वल टू a, तो आप जितने बार भी प्रोग्राम को रन करोगे उतने बार आपके पास एरर आएगी। ठीक है, जब तक आप इसको ठीक नहीं कर दोगे, a इक्वल टू 50 नहीं लिख दोगे, तब तक आपके पास एरर आती रहेगी। अब एक्सेप्शन वो होती है, वो एरर होती है जो हमेशा नहीं आती है, वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही आती है। ठीक है, मान लो मैंने एक डिवीजन वाला जो प्रोग्राम है वो बनाया है। मैंने लिखा है c इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, a में जो वैल्यू होगी वो डिवाइड हो जाएगी b में जो वैल्यू होगी, और जो उनका आउटपुट आएगा वो c के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने लिखा c इक्वल टू a डिवाइड बाई b। ठीक है, a और b डिवाइड हो जाएंगे, जो आउटपुट आएगा वो c के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं जितनी बार इसको प्रोग्राम को रन करूंगा ये बिल्कुल सही रन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने कभी भी b की वैल्यू 0 दे दी, मैंने लिखा ना a डिवाइड बाई b, अगर b की वैल्यू 0 आएगी, कभी भी दे दिया आपने, तो आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। ठीक है, तो डिवीजन बाय 0 जो है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि b के अंदर जब मैं 0 दूंगा तभी एरर आएगी, वरना किसी भी केस में एरर नहीं आएगी। तो मेरा डिवीजन वाला सही से रन होता रहेगा। तो जब किसी पर्टिकुलर कंडीशन में एरर आती है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए है कि ट्राई और एक्सेप्ट। ठीक है, ट्राई का मतलब ये ब्लॉक्स होते हैं। अगर मैंने ट्राई के अंदर कोई स्टेटमेंट्स लिखी हैं, कोई कोड लिखा है, तो उस ब्लॉक के अंदर जो भी मेरी एक्सेप्शन जनरेट होगी वो एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर मैं ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लिखता, अगर मैं ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लिखता, उस केस में अगर मेरी कोई एक्सेप्शन आती, मान लो ये डिवाइड बाय 0 वाली एक्सेप्शन ही आ जाती, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास कोई आउटपुट शो नहीं होता कि भाई ये एरर है या नहीं है। उस टाइम पे आपका जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, वहीं अब मैंने इसको जहां से मुझे पता है कि एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, उस वाले कोड को मैंने ट्राई के नीचे लिख दिया। ठीक है, और अगर एक्सेप्शन जनरेट हुई तो उस केस में मुझे क्या करना है, वो मैं एक्सेप्ट के जो ब्लॉक है उसके नीचे लिख दूंगा, राइट। तो जब भी मान लो डिवीजन बाय 0 वाला जो एरर है वो जब भी जनरेट होगा, तो मैंने एक्सेप्ट के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है कुछ भी, तो वो रन हो जाएगी अगर मैंने ट्राई और एक्सेप्ट यूज किया है। अगर मैंने ट्राई और एक्सेप्ट यूज नहीं किया है तो उस केस में आपका प्रोग्राम मतलब बिना आपकी जानकारी के जो आउटपुट स्क्रीन से वापस से टर्मिनेट हो जाएगा।
तो ये होता है हमारा एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है, तो उसके लिए यूज किया गया है ट्राई और एक्सेप्ट। तो ये जरूरी नहीं है इसको यूज करना, ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रावर्सल ऑफ लीनियर लिस्ट। ट्रावर्सल का मतलब होता है कि जब हम एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं, मतलब मेरी लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट है और मैं एक एक करके 10 एलिमेंट तक पहुंच रहा हूं, तो उसको बोलते हैं ट्रावर्सिंग। ठीक है, इट मीन्स कि मान लो आपकी क्लास बैठी हुई है, ठीक है, मैं आपको बोल दूं कि आप उठो और पूरे ग्राउंड के एक चक्कर मार के आओ। ठीक है, आप ग्राउंड का चक्कर मार के आए, तो इसका मतलब ये है कि आपने ग्राउंड को ट्रावर्स किया। ठीक है, तो ट्रावर्स का मतलब सिर्फ होता है एलिमेंट्स को प्रोसेस करना, राइट। अब प्रोसेसिंग कुछ भी हो सकती है, हम एलिमेंट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं, हम सर्च भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रावर्सिंग के अंदर ही आती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रावर्सिंग के, कि मान लो जो पहला एग्जांपल है उसमें मुझे जितने भी एलिमेंट्स थे लिस्ट के उनको डबल करना है, मतलब उनकी वैल्यू जस्ट डबल कर देनी है। मान लो लिस्ट में मेरा पहले एलिमेंट 2 था तो 2 की जगह 4 हो जाए, अगर 10 है तो 10 की जगह 20 हो जाए, तो इस तरीके से मुझे उनकी वैल्यू डबल कर देनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लिखा है def def, ये डिफाइन करने के लिए होता है फंक्शन को, और फंक्शन का नाम लिखा है डबल LT और ब्रैकेट में लिखा है ARR। तो ARR क्या है, मेरी लिस्ट है। फिर मैंने लूप चलाया है कब तक, फॉर I इन रेंज लेंथ ऑफ ARR, मतलब जितने आपके एलिमेंट्स हैं, अगर आपके ARR जो लिस्ट है उसके अंदर 10 एलिमेंट है तो लेंथ फंक्शन जो है उसकी लेंथ निकाल देगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका फॉर लूप चलेगा 0 से लेके 9 तक। और इसमें क्या किया गया नीचे, ARR ब्रैकेट में I स्टार इक्वल टू 2, ये स्टार का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि किसी भी जो भी हम ऑपरेशन करते हैं उसको अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ये तरीका है उसका। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसकी जगह सिंप्लीफाई वे में हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ARR ब्रैकेट के अंदर I इक्वल टू ARR ब्रैकेट के अंदर I इंटू 2। तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा और वापस से उसी एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद क्या है, दूसरे वाले जो प्रोग्राम है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं लिस्ट के उनको प्रिंट किया गया है। तो मेरे पास ARR के अंदर 10 से लेके 50 5 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने फॉर I इन ARR, तो क्या होगा, ARR से एक एक एलिमेंट उठ के I में आता रहेगा और मैं I की वैल्यू को प्रिंट करता रहूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये बड़े इजी हैं, हमने पहले किए हुए हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाने का जो मोटिव था वो ये था कि इन सारे कामों को हम लोग ट्रावर्सिंग बोलते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं ट्रावर्सिंग के जो आप लोगों को ट्राई करने हैं। तो जैसे अगर जो पहला फंक्शन है जिसकी बात करूं तो उसके अंदर मुझे एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ऑल्टरनेट एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो इन चारों फंक्शन को आपको ट्राई करना है, रन करना है अपने अगर किसी के पास लैपटॉप है तो आपने पाइथन इंस्टॉल की होगी, अगर लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन के अंदर आपने पाइड्रॉइड 3 इंस्टॉल कर रखा होगा एप्लीकेशन, तो उसमें आपको ये सारे फंक्शन ट्राई करने हैं। ठीक है।